जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है? और उसमें आपने स्ट्रेटजी के डिफरेंट लेवल्स पढ़े थे, ठीक है? उनको डिफाइन किया था, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है? अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी से हम किस तरह से बेसिकली एक बिजनेस फ़ायदा उठाता है, ठीक है? ये आपका चैप्टर 6 है, आप बुक से कंसल्ट कर सकते हैं साथ-साथ। तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जैसे कि आप जानते हैं ये क्या होता है। स्ट्रेटजी कंसर्न विद डिसाइडिंग हाउ ए फर्म शुड compete इन द इंडस्ट्रीज इन विच इट हैज इलेक्टेड टू पार्टिसिपेट, कि जिस फर्म में compete करने के बारे में एक बिजनेस ने सोचा है उसमें किस तरह से वो compete करेगा, ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आपको बता रही होती है, ठीक है? तो स्टार्ट में हम देखते हैं कि अभी दो आपकी सूरत होती हैं। डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं, इसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब ये होती क्या चीज़ें हैं, अब देखते हैं। फर्स्ट वन है जी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी इज कंसर्न विद गिविंग कंज्यूमर वैल्यू फॉर मनी एंड फोकसिंग मैनेजरियल एनर्जी एंड अटेंशन ऑन डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कहते हैं ये आपने वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को। इसे लो कॉस्ट स्ट्रेटजी क्यों कहते हैं कि आपकी इसमें कोशिश होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जितना कम से कम हो सके उतने पैसे में बनाएं। अगर आप एक चीज़ 20 में बना रहे हैं तो आपकी कोशिश होती है लो कॉस्ट स्ट्रेटजी में कि आप उसको 20 के बजाय 18 में, 17 में, 15 में, 12 में, इतने में बनाएं, ठीक है? तो ये बेसिकली होती है लो कॉस्ट स्ट्रेटजी। अभी हम इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। और लो कॉस्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपको यूनिट्स जो होते हैं वो कम रेट में, कम कॉस्ट में पड़ने लग जाते हैं, ठीक है? और इसका एक तरीका इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी है। इसमें क्या होता है कि जैसे-जैसे आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट मतलब जैसे-जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम होती रहती है, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप 1000 यूनिट्स बनाते हैं तो आपको 1 यूनिट ₹10 का पड़ रहा है। जैसे आप वो 1000 से 2000 यूनिट्स पे बनाने पे जाएँगे, हो सकता है आपको वो यूनिट 10 के बजाय 9 में या साढ़े 8 में पड़ने लग जाए। तो ये बेसिकली होता है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के। जैसे-जैसे आप आउटपुट बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, आपकी कॉस्ट जो 1 यूनिट पे खर्चा आ रहा होता है वो कम होने लग जाता है, ठीक है? Then होता है differentiation strategy. Strategy is concerned with increasing the value of product offering in the eyes of consumer. इसमें क्या करते हैं आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं कंज्यूमर की नज़र में, ठीक है? वैल्यू मतलब वो चीज़ जो कंज्यूमर एक प्रोडक्ट में डिमांड कर रहा होता है, वो उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है? उसके फंक्शंस हो सकते हैं, उसके फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है? पॉइंट ऑफ सेल सर्विस हो सकती हैं या आफ्टर सेल सर्विसेज हो सकती हैं। लेट्स से अगर एक मोबाइल की बात करें तो उसका जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? डिफरेंशिएशन में बेसिकली आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से डिफरेंट बनाते हैं कि लोग उसको पसंद करें, ठीक है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग इन द आइज ऑफ कंज्यूमर, इसके ज़रिए आप प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जब आप प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, वैल्यू से मुराद कस्टमर एक प्रोडक्ट में से जो चीज़ हासिल कर रहा होता है, ठीक है? उसके इस्तेमाल से जो चीज़ हासिल कर रहा होता है, वो बेसिकली कस्टमर के लिए उसकी वैल्यू होती है। तो जब उसके लिए वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो ऑटोमैटिकली उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, उसको फिर परचेज़ करने की तरफ आ जाता है, ठीक है? जैसे मोबाइल में बेहतर डिज़ाइन करना, ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसकी बेस पे आप अपना मोबाइल ज़्यादा बेच सकते हैं या उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन या फीचर्स प्रोवाइड कर देना, ठीक है? ये चीज़ें जो होती हैं, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती हैं। अच्छा जी। तो पहले हम देखते हैं लो कॉस्ट स्ट्रेटजी में बेसिकली क्या होता है, किस तरह से वर्क करती है। लेट्स से आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया, यानी कि अब आप ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हैं और आपको एक यूनिट पे कम खर्चा हो रहा है। जो जो आपका एक यूनिट ₹10 में बन रहा था, अब वो यूनिट मिसाल के तौर पे आपका बन रहा है ₹8 में, ठीक है? कॉस्ट लोअर होगी, पर यूनिट कॉस्ट लोअर होगी। अब इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली हाई प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वो चीज़ ₹15 में सेल करते थे और ₹10 में बन रही थी। तो जब वो चीज़ 8 में बनेगी तो आप 1 यूनिट में ₹7 प्रॉफिट अर्न करने लग जाएँगे, ठीक है? एक ये तरीका होता है। सेकंड जो वे होता है वो ये होता है कि जब आपको खर्चा कम आने लग जाता है, तो आप उसकी प्राइस कम कर देते हैं, ठीक है?
जैसे अब आपका 10 के बजाय 8 में बन रहा है, तो आप उसकी प्राइस मिसाल के तौर पे 15 से 14 पे ले आते हैं या 13 पे ले आते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपैरेटिवली उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ आपके 10 यूनिट बिक रहे हैं, वहाँ आपके 20 हो सकता है, 25 यूनिट आपके सेल होने लग रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इससे भी एट द एंड आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ तब होगा जब आप लो कॉस्ट स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अपनी कॉस्ट को कम से कम करेंगे। ठीक है। देन है जी आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ये क्या होती है? जैसे हमने बात की कि डिफरेंशिएशन, आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाते हैं डिज़ाइन के हवाले से, उसके फंक्शन फीचर्स के हवाले से। ठीक है। तो जब आपने उसको डिफरेंट बना लिया, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन आपने कर ली, अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इंक्रीज इंक्रीज प्राइस मोर देन कॉस्ट। अगर आपकी चीज़ पहले 10 में बनती थी, डिफरेंशिएशन करने की वजह से आपकी वो चीज़ 12 में बन रही है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 2 रुपये कॉस्ट में फ़र्क आया, आप उसकी प्राइस में 3 या 4 रुपये या 5 रुपये बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो कस्टमर की नज़र में डिफरेंट, काफ़ी बेहतर चीज़ है जो बाकियों से मुख्तलिफ है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जब आप प्राइस बढ़ा देंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ये होती है, जब आपने अपनी प्रोडक्ट डिफरेंट बना ली, मिसाल के तौर पे आपने एक डिफरेंट मोबाइल बना लिया, उसमें डिफरेंट फीचर्स दे दिए, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि मॉडरेट और नो प्राइस इंक्रीज। या तो आप बिल्कुल माइनर सा प्राइस इंक्रीज कर दें या प्राइस को इंक्रीज ना करें। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। जब आप देखेंगे कि यार ये 15,000 में लेट्स से कि इतनी अच्छी चीज़ में आपको मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को डिमांड करेगा। ठीक है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को डिमांड करेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लोअर कॉस्ट, आप ये चीज़ ज़्यादा बनाएंगे, खर्चा कम आएगा, तो एट द एंड क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जब आप प्रोडक्ट को बेहतर बना लेते हैं तो उसकी प्राइस में खर्चे से ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट है तो वो सेल ज़रूर होती है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि आप प्राइस में चेंज नहीं करते। ठीक है। उससे ये होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ आपके 50 यूनिट सेल हो रहे हैं, वहाँ तो होता है आपके 100 या 150 यूनिट बिकने लग जाएं। तो दूसरी ऑप्शन आपके पास ये होती है, या दोनों स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखते दी कि जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी होती है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बेसिकली किन चीज़ से मिलकर बनी होती है, अपने डिफरेंट ऑपरेशन से। ऑपरेशन कौन से होते हैं? ऑपरेशन होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स होता है, कस्टमर सर्विसेज होता है। ठीक है। इन ऑपरेशन से मिलकर एक बिजनेस बनता है। ठीक है। अब ये बिजनेस जो है, ये बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज हैं एक बिजनेस की, ये जो ऑपरेशंस हैं। ठीक है। एक होते हैं आपके सेकेंडरी ऑपरेशंस, सेकेंडरी या सपोर्ट ऑपरेशन आप कह सकते हैं। वो कौन से होते हैं? जो इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट कर रहा होगा या कोई प्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहा होगा। वो कौन से हो सकते हैं? जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट कर रही होगी। कैसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है। ठीक है। खर्चा, कॉस्ट कम करता है, प्रोडक्ट को बेहतर बनाता है। तो जब वो प्रोक्योरमेंट उसी की चीज़ इसमें मदद देती है। ठीक है। उस क्वालिटी की वो प्रोक्योरमेंट करेगा, उस क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करेगा, वो उस हिसाब से वो उसकी की प्राइस कम, जो कॉस्ट कम आएगी उसे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फ़ायदा देंगी। तो ये हो किस वजह से रही है? ये हो रही है प्रोक्योरमेंट की वजह से। तो प्रोक्योरमेंट बेसिकली एक सपोर्ट ऑपरेशन है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है। देन प्रोडक्शन को क्या सपोर्ट करता है? लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं कि आपने प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन आप वो चीज़ लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाएंगे कैसे? ठीक है। उसकी डिलीवरी किस तरह से करेंगे? ट्रक से थ्रू करेंगे, आप कंटेनर से थ्रू करेंगे, या किस तरह से करेंगे? लॉजिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कर रही होती है प्रोडक्शन को। अब मार्केटिंग एंड सेल्स वाले क्या करते हैं? थर्ड पे मार्केटिंग सेल्स वाले एक प्रोडक्ट की नो हाउ लेके आते हैं कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए, कि क्या प्रोडक्ट है, किस तरह की प्रोडक्ट है। ठीक है। ये करते हैं मार्केटिंग और सेल्स वाले, और फिर उन चीज़ों को बेचते हैं। अब इसका सपोर्ट फंक्शन है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? जो सारा रिकॉर्ड रख रहा होता है कि आपने कस्टमर को क्या प्रोवाइड किया, कस्टमर ने आपसे क्या रिक्वायरमेंट की,
फिर उस रिक्वायरमेंट की बेस पे मार्केटिंग वालों ने प्रोडक्शन वालों को या रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को कहकर प्रोडक्ट में चेंजेस करवाई। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये एक डाटा सेट होता है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये मार्केटिंग एंड सेल्स का सपोर्ट फंक्शन है, सपोर्ट ऑपरेशन है, ठीक है। देन कस्टमर सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे कि आप जब एक चीज़ बाय करने जाते हैं तो वहाँ पर जो जिस तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं, वो एक सर्विस होती है। एक सर्विस होती है जब एक चीज़ आप परचेज करके ले जाते हैं और उसमें कोई इशू, फॉल्ट आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो उसको जो सर्विसेज डील करती हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज भी जो है वो कस्टमर सर्विसेज में आ जाती हैं, ठीक है। अब कस्टमर सर्विस को क्या चीज़ सपोर्ट करती है? आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। जितना ह्यूमन रिसोर्सेज आपके पास अच्छा होगा, रेलेवेंट होगा, उतनी अच्छी कस्टमर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली एक चेन है, वैल्यू चेन है। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लेके आ रहा है, उसका डिज़ाइन बेहतर बना रहा है। फिर प्रोडक्शन वाले उसको अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले उसको अच्छी तरीके से मार्केट कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं। देन कस्टमर सर्विसेज वाले उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक प्रोडक्ट में सारे के सारे वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे आप वैल्यू चेन भी कहते हैं, ये जो सारे ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपली डिफाइन किया हुआ है कि जो कंपनी के ऑपरेशंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं और एक सपोर्ट एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन इनको सिंपली किया गया है और इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विसेज एक्टिविटीज, ठीक है जी। देन सपोर्ट एक्टिविटीज, मैंने आपको बताया कि जो बेसिकली एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड इनपुट दैट अलाउ द प्राइमरी एक्टिविटीज टू occur, वो प्राइमरी एक्टिविटीज को इनपुट दे रही होती हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो वर्किंग करते हैं। तो इन्हें आप सपोर्ट एक्टिविटीज कहते हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके सपोर्ट एक्टिविटीज हैं। इनके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मजीद। अच्छा, देन है जी कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स। ये क्या होते हैं? एक्शंस दैट मैनेजर्स टेक टू ट्राई टू आउट मैन्यूवर राइवल्स इन द मार्केट। वो एक्शंस जो आपके एक बिजनेस के मैनेजर लेते हैं ताकि वो अपने राइवल से, यानी कि जिनसे उनका कंपटीशन है, उनसे बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, उनसे बेहतर अपने बिजनेस को बना सकें, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकें, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव टैक्टिक्स होते हैं। अब यहाँ पर हम दो तरह के टैक्टिक्स देख रहे हैं। एक है आपका टैक्टिकल प्राइसिंग डिसीजन, सेकंड है प्रोडक्ट डिसीजन। तो पहले हम देखते हैं टैक्टिकल प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है। मैनेजर्स कैन मेक ए नंबर ऑफ डिफरेंट टैक्टिकल प्राइसिंग डिसीजन। के प्राइसिंग डिसीजन बेसिकली आप प्राइस को सेट करते हैं, जिसकी वजह, ये एक टैक्टिक होता है प्राइस को सेट करना। ये डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से प्राइस को सेट किया जाता है। जैसे प्राइस वॉर होती है। प्राइस वॉर में क्या होता है कि आप ऑलरेडी मार्केट में वर्क कर रहे हो, जैसे ही आप अपनी प्राइस कम करोगे, प्राइस वॉर शुरू हो जाएगी, आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर गेन कर सकोगे, ठीक है। जैसे पेप्सी और कोक है, जैसी एक प्रोडक्ट जो है अपनी प्राइसेस कम करती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, वो मार्केट से ज़्यादा शेयर ले लेती है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली प्राइस वॉर, ये एक आपकी टेक्टिक है, ठीक है, प्राइस टेक्टिक है ये। देन है प्राइस सिग्नलिंग। प्राइस सिग्नलिंग क्या होता है कि लेट्स से जैसे ही कोई नया बिजनेस एंटर हो रहा था आपकी इंडस्ट्री में, मिसाल के तौर पे आप गारमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गारमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, कपड़े बना रहे हैं। तो जैसे ही कोई नया बिजनेस उसमें एंटर होना चाहेगा उस बिजनेस में, ठीक है, आप क्या करेंगे? एक अपनी प्राइसेस को कम कर देंगे, ठीक है। उससे उनकी तरफ सिग्नल जाएगा कि आपके साथ हमारा जो है वो एक टफ कंपटीशन हो सकता है अगर आप एंटर हो गए, या अगर हो चुके हो तो आपको हमारा टफ कंपटीशन हमारे साथ फेस करना पड़ेगा। ये प्राइस सिग्नलिंग है, ये भी एक टैक्टिक्स है, ठीक है। देन रेजर एंड ब्लेड प्राइसिंग, एक ये टैक्टिक है। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली इसको जाना जाता है जिलेट रेजर एंड ब्लेड प्राइसिंग।
ये क्या होता है कि मेन आइटम जो होती है उसकी प्राइस को कम कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेन आइटम का कंपटीशन डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ होता है। ठीक है जी। जैसे रेजर डिफरेंट कंपनीज बना रही होंगी, ठीक है, जिलेट वाले भी बना रहे हैं। अब जिलेट वाले ने क्या किया कि इन्होंने रेजर की प्राइस कम रख दी, लेकिन जो रेजर ब्लेड होते हैं, जो एक्स्ट्रा ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, जो आप लेकर यूज कर सकते हैं, उनकी प्राइस बढ़ा दी, उनसे प्रॉफिट अर्निंग शुरू कर दी। लेट्स से ये 50 का रेजर रख दिया और जो ब्लेड प्राइस है वो 20 रख दी। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ की बजाय वो यहाँ से जो है प्रॉफिट अर्न करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखी हुई है, HP प्राइस है, जो HP के प्रिंटर से उन्होंने उनकी प्राइस कम रखी। ठीक है, अगर आप प्रिंटर लेना चाहें तो आपको वो 10,000 तक का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसका जो कार्ट्रिज होता है जिसमें इंक होती है, अगर आप वो परचेज करना चाहें तो उन्होंने उसकी प्राइस रख दी $30, या आप कह सकते हैं 3,000 रुपये रख दी। उससे क्या हुआ, इन एक्चुअल उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अब इस HP के कार्ट्रिज में यूज जो है वो HP का ही कार्ट्रिज यूज होगा। HP के प्रिंटर में HP का कार्ट्रिज यूज होगा। अब जिसने एक बार प्रिंटर परचेज कर लिया, अब उसे $30 के हिसाब से ही उसका कार्ट्रिज परचेज करना पड़ेगा। तो कंपनी इस कार्ट बजाय के प्रिंटर से वो यहाँ कार्ट्रिज से अर्निंग करनी शुरू कर दी कंपनी ने। ठीक है, तो इसे कहते हैं रेजर एंड प्लेट प्राइसिंग। अच्छा, ये तो होगी जी प्राइसिंग टैक्टिक्स। अब आगे प्रोडक्ट टैक्टिक्स। इसमें होता है प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन। ये होता है कि आप एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट की पूरी पूरी रेंज जो होती है वो आप प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से यूनिलीवर वाले क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स टू सप्लाई एनी वेरिएंट ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट कंज्यूमर माइट विश टू बाय। ये डिटर्जेंट की सारी रेंज प्रोवाइड कर देते हैं अपनी ही कंपनी के थ्रू। ठीक है, लाइक ये पाउडर डिटर्जेंट भी दे देते हैं, लिक्विड भी दे देते हैं, ठीक है, कलर फास्ट डिटर्जेंट दे देते हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर दे देते हैं, कोई शाइनर दे देते हैं, ठीक है, कोई फ्रेगनेंस के लिए कोई मटेरियल दे देते हैं। तो होता क्या है, अब इन्होंने सारी की सारी जो प्रोडक्ट रेंज है वो अपनी ही कंपनी की प्रोवाइड कर दी। तो जब भी आप सुपर मार्केट में किसी बड़ी शॉप पर जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे कि पूरे की पूरी शेल्फ जो है वो इन्हीं की सारी प्रोडक्ट में भरी हुई है। किसी ने अगर पाउडर फॉर्म में लेना है उसे वो भी मिल जाएगा, लिक्विड में भी मिल जाएगा, सॉफ्टनर भी मिल जाएगा। तो बेसिकली प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन में ये होता है कि आप अपनी उस प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ा देते हो। हर एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डिफरेंट जो रेंज होती है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जिसने जो भी चीज़ लेनी होती है वो आपके ही ब्रांड से ले लेता है। देन है जी बंडलिंग। अब बंडलिंग क्या होता है, बंडलिंग में आप बेसिकली बंडल्स बना देते हैं। बंडल्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को इकट्ठा कर देते हैं। लेट्स से अगर मोबाइल की हम एग्जांपल लें तो मोबाइल फ़ोन वाले क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन देते हैं, चार्जर देते हैं, हैंड्स फ्री देते हैं। ये बेसिकली पूरा एक बंडल होता है। आपको सिंपल फ़ोन चाहिए होता है, बाकी चीज़ें तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा बंडल देते हैं। ठीक है, ताकि जो जितनी उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो किससे सेल हो रही हैं, वो कंपनी की तरफ से जा रही हैं। अब आप जब मोबाइल लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ मोबाइल नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा बंडल मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह से मजीद ऐसे इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि एक कंपनी है वो आपके बना रही है सोप डिटर्जेंट बना रही है। ठीक है, वो आपके डिटर्जेंट भी बना रही है, वो आपके सोप भी बना रही है, ठीक है, वो आपके जो डिश वॉशर्स हैं वो भी बना रही है। अब वो क्या करते हैं, अब उन्हें पता है कि लोग डिटर्जेंट सर्फ भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे साबुन भी यूज़ करते हैं, बर्तन धोने के लिए भी साबुन या लिक्विड यूज़ करते हैं। तो वो अपनी इन प्रोडक्ट्स का एक बंडल बना देते हैं जिसकी प्राइस तो कम होती है, अगर वन बाय वन चीज़ों को खरीदें उनसे प्राइस कम होती है, लेकिन होता क्या है, अब जो भी परचेज करने आएगा वो ये परचेज कर लेगा, इससे इनकी तीनों चीज़ें एक ही टाइम में बिक जाएंगी। ठीक है, हो सकता है एक बंदा एक चीज़ इनसे ले, दूसरी चीज़ किसी और से लेके, लेकिन जब वो बंडल लिखेगा तो वह सारी की सारी चीज़ें इसी बंडल से परचेज करेगा, यही बंडल परचेज करेगा। तो इससे क्या होगा, कंपनी जो है वो मार्केट से ज़्यादा शेयर ले लेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें होगी, प्राइस चेंज करके और प्रोडक्ट के थ्रू, दोनों डिसीजंस हो गए आपके। ठीक है जी, अब आते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी आपने पढ़ा था कि हम देखते हैं इसमें कि हम किस इंडस्ट्री में हमने कम्पीट करना है, किस में एंटर होना है, किस में एग्जिट होना है। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में हम ये चीज़ देखते हैं, आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं।
अब इसमें क्या तरीकाकार हो सकते हैं कि एक तरीका कर सकता है कि फोकस ऑन ए सिंगल बिजनेस, आप एक ही बिजनेस में फोकस करें, ठीक है। ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो काम आप कर रहे हैं इसी में फोकस करें, इसी में compete करें और मार्केट में इसी में से ज़्यादा शेयर लें, ठीक है, अपनी ही प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं। एक ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है। देन वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? मूविंग अपस्ट्रीम इनटू बिजनेस दैट सप्लाई इनपुट्स, आप जो काम कर रहे हैं उससे वर्टिकली अपवर्ड चले जाते हैं, ठीक है। इसमें इस एग्जांपल से समझें, आप जो मेन काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं फैब्रिक का, ठीक है, आप फैब्रिक बना रहे हैं। तो जब आप नए बिजनेस में लेट्स से एंटर होना चाह रहे हैं तो अपस्ट्रीम ये कहेगा कि आप फैब्रिक से थ्रेड में चले जाएं, यानी कि धागे की तरफ चले जाएं, धागा भी अब आप खुद बनाने लग जाएं। क्यों? अपस्ट्रीम ये कहती है कि जो इनपुट प्रोवाइड की जा रही है, जिस इनपुट से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। अगर आप फैब्रिक के साथ थ्रेड का काम शुरू कर देते हैं तो ये अपस्ट्रीम कहलाएगा, ठीक है, वर्टिकली अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम क्या कहलाएगा? अब फैब्रिक के बाद इससे क्या चीज बनती है अगर आप वो काम शुरू कर दें, उस काम में एंटर हो जाए, उस बिजनेस में भी एंटर हो जाए, तो इसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है, वर्टिकली डाउनस्ट्रीम। तो ये बेसिकली होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप इनपुट्स की तरफ जा रहे हैं फैब्रिक से, इसकी इनपुट की तरफ जा रहे हैं, थ्रेड की तरफ, धागे की तरफ जा रहे हैं, तो ये अपस्ट्रीम। अगर फैब्रिक से डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, डाउनस्ट्रीम मतलब फैब्रिक से क्या बनता है? गारमेंट्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। अगर आप उन कपड़े बनाने की तरफ भी जा रहे हैं कि अब हम कपड़े भी बनाएंगे, हम अपना एक बिजनेस ये भी ओपन करेंगे, हम रेडीमेड गारमेंट सेल करेंगे, तो ये बेसिकली कहलाता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। एक ये तरीका हो गया। देन है जी डाइवर्सिफिकेशन, एंट्री इनटू न्यू बिजनेस एरियाज। अब आप न्यू बिजनेस में एंटर हो रहे हैं, किस तरह से एंटर हो रहे हैं? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से। अब ये क्या होती हैं? रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है डाइवर्सिफिकेशन इनटू ए बिजनेस रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। रिलेटेड में आप देखें, ये एक एग्जांपल मैंने लिखी है, लाइक आप काम कर रहे हैं, जेंट्स के गारमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। अब जेंट्स गारमेंट के रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या होगी? अब आप गारमेंट्स का काम तो कर रहे हैं, अब आप यहाँ पर जेंट्स के साथ साथ विमेन का भी शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसके साथ साथ बेबी गारमेंट्स भी शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। आप नए बिजनेस में एंटर हो रहे हैं लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा, देन है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। आप नए बिजनेस में एंटर तो हो रहे हैं लेकिन वो अनरिलेटेड है। जैसे कि पहले आप गारमेंट्स का काम कर रहे हैं, अब नए बिजनेस में एंटर होते हैं, वो है बेवरेज से रिलेटेड, ठीक है, या केमिकल से रिलेटेड, या सीमेंट से रिलेटेड। तो इस तरह से जब आप एंटर होते हैं तो ये कहलाती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है जी। देन एक चीज ये है लीवरेज कोर कॉम्पिटेंसीज, leveraging valuable core competencies and applying them to a new line of business। इसमें बेसिकली होता है जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है, जो आपकी एक स्ट्रेंथ होती है। लेट्स से आपकी एक फर्म है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, या एग्जांपल दी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट यूज्ड इट्स वैल्यूएबल स्किल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास एक स्ट्रेंथ थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, टू एंटर द वीडियो गेम बिजनेस। अब इन्होंने क्या किया, इस स्ट्रेंथ को यूज करते हुए, कोर कॉम्पिटेंसी को यूज करते हुए, इसी की रेलेवेंट जो बिजनेस है उसमें एंटर होगी, वो ये वीडियो गेमिंग में एंटर हो गई, ठीक है। तो इसे कहते हैं लिवरेजिंग कोर कॉम्पिटेंसी, की कोर कॉम्पिटेंसी है जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे फायदा उठाते हैं, ठीक है, उसकी बेसिस पे आप एक्सपैंड करते हैं। देन इकोनॉमीज ऑफ स्कोप क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन एसोसिएटेड विद शेयरिंग रिसोर्सेज अक्रॉस बिजनेसेस। इसमें आप रिसोर्सेज को शेयर कर देते हैं ओवरऑल बिजनेस पे। इसके एग्जांपल से समझें कि ये एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल मेक्स बोथ, ये डिस्पोजेबल डायपर्स भी बना रहे हैं और पेपर टॉवल्स भी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स हैं, इनका पर्पस क्या है? एब्जॉर्ब करना, लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं ये, ठीक है। अब जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्हें ये एब्जॉर्बेंट बना के दे रही है, इससे रिलेटेड रिसर्च कर रही है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, उसका सारे के सारी कॉस्ट जो, उसका खर्चा जो है वो इन दो बिजनेस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेट्स से वो डायपर बिजनेस पे भी डिवाइड कर देंगे, प्लस पेपर टॉवल बिजनेस पे भी डिवाइड कर देंगे। तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप में बेसिकली यही होता है कि जो
कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हुई? क्योंकि कोई एक जो फंक्शन है कंपनी का, वो दोनों चीज़ों को में शेयर होता है उसका। अब रिसर्च, बजाय कि एक बंदा जो है वो डायपर बना रहा है, वो उसके लिए एक अलग से टीम हायर करता है, ठीक है? एक बंदा है वो पेपर टॉवल बना रहा है, वो अलग से रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हायर करता है। जबकि दोनों डायपर्स में और पेपर टॉवल में जो चीज़ यूज़ हो रही है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ है, वो हो रहा है अब्जॉर्बेंट का, और अब्जॉर्बेंट जो है वो एक ही टीम बना सकती है, ठीक है? एक ही टीम उस पर रिसर्च कर सकती है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट बिजनेसेस की कॉस्ट एक ही पे शिफ्ट कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस फंक्शन को पूरा कर रहा होता है। इससे क्या होता है, खर्चा कम हो जाता है और आप जो होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इससे। देन है जी सुपीरियर इंटरनल गवर्नेंस। इसमें क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजर्स की एबिलिटी होती है टू इलिसिट हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट बिजनेस ऑफ अ डाइवर्सिफाइड एंटरप्राइज। कि आप एक बिजनेस के अंदर, एक जो टॉप मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, वो एक बिजनेस के अंदर रहते हुए उसमें जो लोग होते हैं उनसे उनका बेस्ट परफॉर्मेंस लेता है, ठीक है? उनको इंसेंटिव्स दे सकते हैं, उनको फर्दर कुछ बेनिफिट दे सकता है, लेकिन उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है? उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है, ताकि वो हर बंदा अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करे। प्रोडक्शन वाले अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है? तो ये होगा किसके थ्रू? इंटरनल गवर्नेंस स्किल्स के थ्रू। ये क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए सीनियर मैनेजर। एक सीनियर मैनेजर की एबिलिटी होती है कि वो इन सब के सब लोगों से अच्छी सी परफॉर्मेंस ले सके, ठीक है? उनको किस तरह परफॉर्मेंस ले सकता है? लेट्स से by selecting highly skilled managers। जो हाईली स्किल्ड मैनेजर है उनको सिलेक्ट कर सकता है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है? उनकी लेट्स से उनकी कोचिंग कर सकता है, ठीक है? उनकी हेल्प कर सकता है किसमें? अपग्रेड देयर मैनेजरियल स्किल्स, ताकि वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें, ठीक है जी? उनकी मदद कर सकता है प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में, ठीक है? तो इस तरीके से जो सीनियर मैनेजर है अपनी स्किल्स को यूज करते हुए अपने बिजनेस में मौजूद लोगों की हेल्प करता है और उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेता है, ठीक है जी? आपका टॉपिक यहीं तक था। इसको समझें, इसको बुक से कंसल्ट करें, टॉपिक को पर पढ़ें, और नेक्स्ट जो आपका डिस्कशन सेशन है उसमें आप इसको, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।